महेश्वर में होने वाली कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी। धार्मिक नगरों में शराबबंदी के फैसले पर मुहर लगने वाली है। 17 धार्मिक नगरों में होगी शराबबंदी। आपको बता दें कि आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक रहेगी और अहम बैठक में देखिए ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर भी उज्जैन में बीजेपी नेताओं ने सीएम के फैसले का स्वागत करते हुए जमकर आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए सीएम मोहन का आभार जताया। इस दौरान महापौर मुकेश चटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल और बीजेपी उपाध्यक्ष संजय ठाकुर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो शराबबंदी की घोषणा की है, हमारा उज्जैन बाबा महाकालेश्वर की नगरी पवित्र नगरी है और बरसों पुरानी हमारे उज्जैन वासियों की तो मांग थी सही कि उज्जैन के अंदर शराबबंदी मांसबंदी का हो। उसके लिए कई साधु संतों ने आंदोलन भी किए। आज उन सभी के जो उनकी मांग थी उनको आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनके इस निर्णय के कारण जो एक सामाजिक बुराई है शराब, उसका अंत होगा और लोगों में भी सद्भावना उत्पन्न होगी। जय श्री महाकाल। प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने नरसिंहपुर में जो आज एक उद्घोष किया है। आज चूँकि हमारे श्रद्धेय सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उन्होंने एक जयघोष किया था, एक उद्घोष किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। आज एक ऐतिहासिक फैसला इस मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से ये फैसला नहीं, ये मील का पत्थर है। नरसिंहपुर से प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का ऐलान किया है। 17 धार्मिक स्थलों पर हुई शराबबंदी में नरसिंहपुर जिले का धार्मिक स्थल बरमान भी शामिल है। इस फैसले से खुश होकर मंदिर के पुजारियों ने सीएम मोहन की काफी तारीफ की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी के लिए 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी बंद कर दिया है। हमारे धार्मिक स्थलों पर आने जाना पब्लिक का बहुत रहेगा और मंदिरों में रौनक रहेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। इससे पुजारियों को, मंदिर की समिति को, मंदिरों को, भक्तों के लिए बहुत बहुत सराहनीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है और हम सनातनियों के लिए बहुत खुशी की खबर है कि हमारे धार्मिक स्थलों से शराब की जो दुकान है या जो शराबबंदी हो रही है, ये बहुत अच्छी खबर है। और जिससे कि हमारे क्षेत्र में जो धार्मिक स्थल हैं जिसमें अपने श्रद्धालु लोग जाते हैं, उनमें बड़ा इसका अच्छा परिणाम अपन को आगे को देखने को मिलेंगे। और बाकी जो क्षेत्र हैं अपने धार्मिक स्थलों पर यह शराबबंदी हो रही है, यह बहुत अच्छी बात है कि और सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। और भी इस प्रकार की योजनाएं सरकार को चलाना चाहिए जिससे कि जो श्रद्धालु लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो। अब देखिए महेश्वर में होने वाली मोहन कैबिनेट की बैठक को लेकर हमारा खास शो, धार्मिक शहरों में शराबबंदी का ऐलान। आज बात करेंगे धार्मिक शहरों में शराबबंदी की। जी हां, खरगोन के महेश्वर में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। ये बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक है। एक तो ये देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर हो रही है। दूसरा ये कि इसमें मोहन सरकार कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी, जिसमें धार्मिक नगरों में शराबबंदी का फैसला लिया जाएगा, जिसका ऐलान सीएम मोहन ने नरसिंहपुर में ही कर दिया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इसको इंप्लीमेंट सरकार कैसे कर सकती है, क्या इसमें मुश्किलें हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की रिपोर्ट आप देखिए। सीएम मोहन का बड़ा ऐलान, धार्मिक नगरों में होगी शराबबंदी। 17 शहरों में शराब दुकानों पर लटकेंगे ताले।
मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही मोहन यादव हर दिन कुछ नया कर रहे हैं और एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महेश्वर में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का फैसला लिया है, जो शुक्रवार को देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर होगी। ये कैबिनेट बैठक लोक माता अहिल्याबाई को समर्पित होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। वहीं कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। सीएम मोहन ने नरसिंहपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐलान कर दिया है, जो प्रदेश के 17 शहरों में लागू होगी। जिन धार्मिक नगरों में शराबबंदी होगी उनमें उज्जैन, अमरकंटक, महेश्वर, ओंकारेश्वर, ओरछा, मंडला, मुल्ताई, जबलपुर, दतिया, नलखेड़ा, चित्रकूट, सलकनपुर, मेहर, मंदसौर, बरमान घाट, मंडलेश्वर, पन्ना में नहीं मिलेगी शराब। समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में शराबबंदी के संकेत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले ही दे दिए थे और गुरुवार को नरसिंहपुर की सभा में सीएम मोहन ने इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। शराबबंदी के फैसले पर औपचारिक मुहर शुक्रवार को महेश्वर में होने वाली कैबिनेट बैठक में ही लगेगी। कैबिनेट बैठक के अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव जिले को बड़ी सौगात देंगे, जिसमें सीएम मोहन देंगे 1000 करोड़ की सौगात। कई विकास कार्यों का होगा लोकार्पण और भूमि पूजन। मंडलेश्वर जनापास सिंचाई परियोजना का करेंगी शिलान्यास। सिंचाई परियोजना में आएगी 774 करोड़ की लागत। सबसे पहले तो हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक खरगोन जिले के महेश्वर की धरती पर होने जा रही है और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात भी है कि पूरा मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पूरी सरकार यहाँ पर रहने वाली है। कई प्रकार के निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में होने वाले हैं। उसके बाद में मां नर्मदा जी के दर्शन होंगे और फोटोग्राफी होगी और एक बड़ी सभा जाना पाओ महेश्वर परियोजना को लेकर भी उसकी भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक देवी अहिल्याबाई के किले की थीम पर बने डोम में होगी। इसके लिए महेश्वर में एमपीटी के नर्मदा रिट्रीट को महेश्वर किले की तर्ज पर सजाया गया है। देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि खरगोन की में महेश्वर की माँ अहिल्या देवी की नगरी में एक स्पेशल कैबिनेट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार हो रही है। उसकी तैयारियां हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। ये जो कैबिनेट है माँ अहिल्या देवी के 300वें जन्म जयंती जो वर्ष है उसमें जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसी कड़ी में ये एक विशेष कैबिनेट आयोजित की जा रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के साथ साथ में मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण और सभी अधिकारी जो संबंधित अधिकारी हैं वो आएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव एक तरफ जहां प्रदेश के विकास को बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं, वहीं धार्मिक नगरों और पर्यटन स्थलों को भी संवारने का काम कर रहे हैं। ऐसे में धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐलान कर सीएम मोहन ने एक बड़ी रेखा खींची है, जिससे ये शहर नशे से पार तो होंगे ही, साथ ही नशाखोरी से होने वाली घटनाएं भी रुकेंगी। खरगोन से वाहिद खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और शहरयार खान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, कैसे इसको लागू किया जाएगा? कुछ रोड मैप तैयार हुआ है? ये जिले वार होगा, नगर निगम वार होगा, नगर पालिका वार होगा? इसकी सीमाएं क्या होंगी, या कुछ मंदिर से कुछ किलोमीटर का फासला रखा जाएगा? इस पर कुछ क्लैरिटी हो गई है सर? देखिए, अभी तो इस विषय पर जो औपचारिक घोषणा होनी है वो कैबिनेट की बैठक के बाद ही होगी, और कैबिनेट में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं तो ये वहीं पर तय होगा। तो ये तो बहुत स्पष्ट रूप से बोल पाना संभव नहीं है, परंतु एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम
प्रदेश के अंदर 17 शहरों में शराबबंदी करेंगे। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से विचार करती रही है कि इसे हम कैसे और किस तरीके से व्यवस्थित रूप से कर पाए, क्योंकि शराबबंदी का मुद्दा लेकर हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने भी आवाज उठाई, शिवराज जी ने भी एक बार इस विषय को लेकर घोषणा की थी। तो लगातार मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इस मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशील थी। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास सर दोबारा से। शहरयार खान जी, ये मुद्दा तो ऐसा है, शायद इस पर तो विरोध नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत करती है कांग्रेस। देखिए कांग्रेस कहीं पर भी इसका विरोध नहीं करती, इसका स्वागत करते हैं हम कि आप मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों ही नहीं, मध्य प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी को लागू करिए, हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन इनकी ये चुनावी इवेंट की जो सोच है, ये 21 साल से मध्य प्रदेश की जनता जी आ रही है। तो मध्य प्रदेश की जनता 21 साल से ये देख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने भी अपने शासनकाल से लेकर और अभी बीच में साल भर 6 महीने पहले तक और प्रदेश ने देखा कि वो पत्थर लेके, एक पूर्व मुख्यमंत्री का चरित्र कई बार की केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा की वरिष्ठ नेता, उनकी मनोदशा क्या होगी कि वो पत्थर लेके शराब की दुकानों पे मारती हुई मध्य प्रदेश में दिखी और उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ ये आंदोलन करा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये भाजपा सिर्फ दिखाती कुछ है, करती कुछ है। शिवराज सिंह चौहान ने जब मुरैना में अवैध शराब से कई परिवार अकाल मृत्यु के गर्त में उनके मुखिया चले गए, तो उस टाइम पे बड़े उन्होंने डींगे हाँकी थी कि मैं गाड़ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मध्य प्रदेश की धरती पे इस टाइप के लोग नहीं होंगे। इंदौर में भी वो मामले आए, कई प्रदेश में और आते रहे, 21 साल के बड़ा वक्त है। लेकिन सिर्फ ढाक के 3 पार। अभी कैबिनेट कल हो जाएगी, फिर जय श्री राम, खत्म, भूल गए क्या करा है। जो अब उसमें नल योजनाओं की भी बात हो रही है और सिंचाई योजनाओं की भी। पहले की जो हमारे मध्य प्रदेश की जो सिंचाई की योजना है उनको पूर्ण करने में भी 30,000 करोड़ इस मध्य प्रदेश को पैसा चाहिए और 760 करोड़ की अभी फिर प्रस्तावित कर दी हैं। इनके पास कोई विजन, कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। मतलब आपको लगता है कि बजट की दिक्कत आ सकती है, मैं उसको लेकर सवाल पूछूंगा, ठीक। लेकिन चैतन्य भट्ट जी, हमने कई राज्यों के उदाहरण देखे हैं ऐसी शराबबंदी। देखिए लोकेश जी, 1 मिनट सर, आ गई आपके बाद, मैं दूसरी बार मांगूंगा तब रखिएगा बात। लेकिन चैतन्य भट्ट जी, चाहे गुजरात का मामला हो, बिहार का हो, जहां पूर्ण तरह से राज्य में शराबबंदी है, लेकिन वहां भी वो सक्सेस पूरी तरीके से हो नहीं पाई। यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक जिलों में या कुछ जगहों पर वो अभी क्लियर नहीं है, वहां पर शराबबंदी की बात कर रहे हैं। ये आपको व्यवहारिकता के जब पैमाने पर आप देखते हैं, कितना मुश्किल डिसीजन लगता है इसको इंप्लीमेंट होने में? देखिए लोकेश जी, प्रदेश में शराबबंदी की मांग पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बहुत लंबे समय से करती आ रही थी और कई बार उन्होंने कुछ शराब दुकानों पर पत्थर भी मारे थे। मुख्य शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी भी दी थी कि आपको पूरे प्रदेश में शराबबंदी करना चाहिए। उनके दबाव में शराबबंदी तो नहीं हुई, लेकिन जो अहाते थे वो बंद हो गए, जिसमें लोग शराब बैठ के पीते थे, जो बाहर का एक छोटा और सस्ता रूप था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अब अहाते बंद हो जाने के कारण लोग सड़कों पर शराब पीकर पड़े रहते। आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें होती हैं क्योंकि अब उनके पास कोई बैठने की जगह नहीं, इसलिए वो शराब खरीदते हैं और वहीं खड़े होकर पी लेते हैं। धार्मिक शहरों की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि धार्मिक शहरों में जो शराबबंदी की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा, वो निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास है। क्योंकि देखिए, जब कोई पूजा पाठ वाले स्थल पे जाता है और वहां पे अगर शराब की स्थिति बनती है, शराबियों का तांडव होता है, तो उस व्यक्ति के मन में भी एक ऐसी बात आती कि हम तो धार्मिक स्थल पर गए थे, लेकिन वहां पर भी हमको इन शराब से मुक्ति नहीं मिली। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन उसमें बहुत सी चीजें, जैसे आपने भी उस बात का उल्लेख किया कि जैसे बिहार में है, बिहार में अवैध शराब के कारण कई कांड हुए हैं। गुजरात में भी ये स्थिति है कि गुजरात में शराबबंदी तो है, लेकिन अवैध रूप से शराब आती है, उसका फायदा पुलिस वाले भी उठाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जब कहीं शराब पकड़ी जाती है तो उसमें से आधी शराब
वो उनको दे देते हैं जो लेके आ रहे हैं, स्मगल कर रहे हैं, और आधी शराब पुलिस रख लेती है जो उनको बेचती है। तो इन बातों को देखना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप धार्मिक शहरों में शराबबंदी कर रहे हैं तो उसमें एमपीटी के होटल हैं, बड़े बड़े होटल हैं जहां बार है, तो क्या बारों को भी बंद किया जाएगा? तीसरी बात आती है राजस्व की हानि। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बिहार जैसा पिछड़ा और गरीब प्रदेश अगर शराब बंदी कर सकता है तो उसके दूसरे भी तरीके हैं। अगर 17 जिलों में शराबबंदी होती भी है धार्मिक स्थलों में, तो उसके लिए ये भी हो सकता है कि आप जो ठेके हैं उनका आप लाइसेंस फीस बढ़ा दें और दीगर तरह से उसका जो राजस्व का नुकसान हो रहा है वो कम, किसी तरह से उसकी भरपाई हो सके। लेकिन एक तरफ से अगर हम ये देखें, एक दृष्टिकोण से देखें कि पहले भी इस तरह के प्रयास हुए थे। शिवराज सिंह चौहान ने भी पवित्र नगर घोषित किए थे कि पवित्र नगरों से हम शराब की दुकानों को बंद करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि कई बार ये सामने स्थिति बनती है कि राजस्व का नुकसान जो होगा, क्योंकि 13-15 हजार करोड़ रुपया राजस्व के रूप में आता है, लेकिन चूंकि पूरे प्रदेश में अभी शराबबंदी की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा उसकी भरपाई इस तरह के जो ठेके में जो लाइसेंस फीस है या ठेके की जो बात होती है उसमें बढ़ोतरी करके उसका जो भरपाई की जा सकती है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा कदम है क्योंकि शराब से न केवल समाज में विकृतियां पैदा होती हैं, बल्कि आप देखिए कि अभी जो लाडली बहना के रूप में 1250 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं, उसका पूरा फायदा उनके पति जो भाइयां काम करती हैं, घरों में आके काम करती हैं, वो खुद बताती है कि हमें जो 1250 रुपये मिलते हैं वो हमारे पति ले लेते हैं और उसकी शराब पी लेते हैं। तो अगर शहर में शराब नहीं बिकेगी, दूर जाके शराब पीना पड़ेगा या लाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि कई व्यक्ति उस शराबखोरी की आदत को छोड़ दें। तो ये एक अच्छा कदम है, इसकी निश्चित तौर पर कांग्रेस को प्रशंसा करना चाहिए। लेकिन सवाल बस वही आ जाता है कि आपकी कितनी इच्छा शक्ति है उस चीज को लागू करवाने में, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लागू करवाने की बात हुई है लेकिन वो लागू हो नहीं पाई। लेकिन विशेषकर अगर धार्मिक स्थलों में अगर शराबबंदी की बात की जा रही है, हो सकता है भविष्य में इसको और आगे बढ़ाया जाए। अभी आबकारी नीति बनी है, उसमें किस तरह से इसको एडजस्ट किया जाएगा, उसमें क्या किया जाएगा। जो बड़े एमपीटी के मध्य प्रदेश टूरिस्ट के होटल हैं जहां शराब बिकती है, या जो दीगर ऐसे स्थल हैं जो पर्यटन के रूप में भी आते हैं जिसमें विदेशी पर्यटक भी आते हैं, उनके लिए शराब की क्या व्यवस्था है। ऐसे बहुत से यक्ष प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना भी अभी कैबिनेट में उस बात को रखा जाएगा और उसके बारे में निश्चित तौर पे एक तैयारी तो की होगी। अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो वो सोच समझ के घोषणा की होगी, निश्चित तौर पे उसका एक खाका बनाया होगा, उसकी एक रचना की होगी। लेकिन ये बात सही है कि अगर शराबबंदी होती है तो इससे समाज को बहुत फायदा होगा, भले ही सरकार को राजस्व में घाटा हो। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल आशीष तिवारी जी लोगों के जहन में है कि सब इसका स्वागत तो कर रहे हैं शराबबंदी का, लेकिन इस समय ऐसा है जल्द ही बजट आने वाला है, तो लोगों को ये भी डर है कि कहीं वो नुकसान की भरपाई किसी टैक्स के जरिए या कोई महंगाई के जरिए तो नहीं होने वाली है। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कोई निर्णय लेती है तो उसके दूरगामी परिणामों को भी देखती है और शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है और सामाजिक मुद्दा है। वास्तव में राजनीतिक मुद्दा नहीं है, परंतु इस पर भी अन्य राजनीतिक दल कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। तो मैं तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के साथी हों या अन्य राजनीतिक दलों के साथी हों, उनसे अपील ही करूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा और अच्छा निर्णय हुआ है तो कम से कम इस सकारात्मक निर्णय में साथ खड़े होकर इसको कितना अच्छा किया जा सकता है इसके लिए अपना सहयोग देना चाहिए। लेकिन वो मेरा सवाल ये था कि इसकी भरपाई कैसे करेंगे आप जो नुकसान होगा। देखिए, जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो मैंने आपसे कहा कि उसके दूरगामी परिणामों की भी हम चिंता करते हैं और सरकार इसमें कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। और जहां तक बजट की बात है तो मैं आपको बताऊंगा कि इस बार का मध्य प्रदेश का बजट और भी अच्छा आने वाला है। मध्य प्रदेश के हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं और हमारे जो अन्य कमजोर वर्ग है उन सब के लाभ के लिए हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। अच्छा आशीष जी, एक चीज़ और पूछी जाएगी यहाँ पर और जो बेसिक से चीज़ें जुड़ भी जाएंगी कि एरिया को लेकर आपने कहा चलिए इसको लेकर तो चर्चा होगी, उसके बाद ही क्लैरिटी होगी, लेकिन मान लीजिए कोई बाहर से व्यक्ति आया यहाँ पर और लिकर कंज्यूम करते हुए पकड़ा गया
तो उसके बाद क्या उसी तरह एक्शन को लेकर भी आप प्रावधान करेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ जाएंगी। सजा किस तरह की रखेंगे? क्या बहुत ज़्यादा सख्त कानून बनेंगे इसको लेकर, या शुरू में, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसमें जन जागरूकता की भी कई बार बात कही जाती है, शुरू में उतनी सख्ती ना दिखाकर जागरूकता पर ज़्यादा काम किया जाएगा? निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे को दोनों तरीके से हल करने का ही प्रयास सरकार करेगी, क्योंकि इस मुद्दे पर जन जागरूकता की भी आवश्यकता है और कड़े कानून की भी आवश्यकता है। तो सरकार इस दोनों में एक बैलेंस बना कर के दोनों ही व्यवस्थित रूप से पालन किया जा सके। कानून की भी अपनी एक मर्यादा होती है, उसका भी पालन हो, सामाजिक के अंदर एक नई चेतना भी आए, लोग जागरूक हो जाएं। जिस प्रकार से धीरे धीरे आज कहीं ना कहीं यातायात को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, लगातार लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो वैसे ही उसी तरीके से मुझे ऐसा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि ये सवाल चैतन्य जी इसलिए भी उठ जाता है ना, क्योंकि ये सारे स्पॉट जो धार्मिक हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं, और जैसे आपने भी जिक्र किया, कई बड़े जो होटल्स हैं वहाँ पर ये जो शराब है ये परोसी जाती है लोगों को। तो उस लिहाज से मान लीजिए किसी को नियम कायदे नहीं पता है और वो अपने साथ लेकर आ गया, तो उस केस में आपको क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई इसमें निर्धारित होनी चाहिए? क्योंकि कानून तो फिर सबके लिए बन जाएगा, और इससे क्या आपको लगता है, वैसे पढ़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि सारे धार्मिक स्थल हैं, लेकिन 1% भी आपको लगता है कि पर्यटन पर इसका कुछ असर हो सकता है? देखिए, अब अगर आप धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप धर्म के आधार पे जा रहे हैं। वहां जाकर अगर आप शराब पी रहे हैं तो इनको आपके लिए भी गलत तरीका है। दूसरे देखिए, पर्यटन का बहुत बड़ा एक रूप होता है। एक बड़ा पर्यटन का आप जैसे हमारे भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट बड़ा पर्यटन का स्थल है, उसमें बहुत से देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। विदेशियों के लिए तो आम बात है शराब पीना, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी ये भी देखना होगा। ये एक देखिए, उसके पीछे बहुत सी चीजें हैं। जैसे आप देखिए कि पहले ये कहा गया था कि स्कूल और कॉलेजों के पास शराब की दुकान नहीं होगी, या नर्मदा से 5 किलोमीटर की दूरी पे हाईवे में शराब की दुकानें नहीं होंगी, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है, सरकार जो भी निर्णय ले रही है उसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में क्या विचार किया गया है। ये अब कल महेश्वर में जब कैबिनेट की बैठक होगी उसमें ये सारी चीजें सामने आई होंगी, और मुझे लगता है कि इसकी पूरी तैयारी, क्योंकि काफी दिन पहले से मोहन यादव जी ये कह रहे थे कि हम शराबबंदी करेंगे धार्मिक स्थलों में, और थोड़ा उनका धार्मिक ज्यादा वो भी है, धार्मिक धर्म के प्रति उनकी ज्यादा आस्था भी है। तो वो श्री कृष्ण के भक्त भी माने जाते हैं, और उनका खुद का भी नाम मोहन है, श्री कृष्ण का दूसरा नाम था। तो मुझे लगता है कि इस बारे में निश्चित तौर पे कैबिनेट में चर्चा होगी, और इसके पहले अफसरों ने इसकी पूरी तैयारी की होगी। ठीक, शहरयार खान जी, कांग्रेस पार्टी के भी तो इसमें कोई सुझाव होंगे सर? आलोचना करना एक अलग बात है, लेकिन कोई सुझाव देना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो हमारा पड़ोसी राज्य है वहाँ पर शराबबंदी का वादा कर आई थी कांग्रेस, लेकिन वो कभी वहाँ पर लागू नहीं हो पाई, और उसके बाद एक बड़ा नुकसान भी हुआ। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ता है, बड़ा टारगेट करता है, अपीलिंग मुद्दा होता है। तो इसका कुछ सुझाव हैं आपके पास जो इस सरकार को आप देना चाहते हैं कि उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, बिल्कुल आपने जैसा छत्तीसगढ़ का संदर्भ बताया, ऐसे ही 2003 में उमा भारती भी इसी तरह के वादे करके मध्य प्रदेश में सरकार में आए थे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर अवैध शराब का 500 करोड़ का एक पैरेलल बिजनेस चलता रहा पिछले 20 साल से, और उसमें कई बार अवैध शराब के वजह से, पीने की वजह से कई परिवार अकाल मृत्यु के गर्त में उसके मुखिया चले गए, और राजस्व की हानि मध्य प्रदेश की जनता को भी उठाना पड़ी। जो पैसा राजस्व का आना था सरकार के खाते में, वो ऐसे माफियाओं के चुंगल में जाता रहा। और कमलनाथ सरकार ने 2019 में जो शराब नीति बनाई थी, जो शिवराज सरकार के टाइम जो रेवेन्यू आता था 2,500 करोड़ का, वो 12,500 करोड़ का प्रस्ताव हुआ था हमारी शराब नीति में। इनकी शराब नीति आ चुकी है उसमें, लेकिन यह कहीं क्लियर नहीं है कि मध्य प्रदेश को कैसे राजस्व प्राप्त होगा। और जो प्रचार प्रसार की मेरे भाई बात कर रहे थे कि अवेयरनेस लाएंगे, तो ये ऐसे अवेयरनेस
चाहेंगे कि ग्राम सभाओं के माध्यम से हर गांव में दुकान खोलने का उस शराब नीति में वर्णन है। अब इनकी नीति और नियत इसी से साफ जाहिर होती है कि ये धार्मिक स्थलों से तो शराबबंदी का बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर पैरल ऐसा एक नेक्सस खड़ा हो जाएगा जो पर सुलभ कराएगा अवैध शराब को, अनलीगल शराब को। तो ये इनके असफलता के तरफ दिखाता है। हम बात कर ले नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट का कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी 30,000 करोड़ का ये बिजनेस फल फूल रहा है। बात करें हम गुजरात की, तो गुजरात में भाजपा की सरकार रहते हुए वहां सदन में ये स्वीकार करा है 215 करोड़ 62 लाख रुपए का अवैध शराब का कारोबार सदन में सरकार ने माना है। मैंने मौका दिया था आपको कि आपको सुझाव दें, लेकिन सुझाव नहीं आ पाया। इसका मतलब ये है ना कि इसका कोई समाधान आपके पास भी नहीं है। बहरहाल मेरे पास समय नहीं है।